आज हम हाजिर हैं कंपनीज एक्ट 2013 का अगला टॉपिक लेकर के, ठीक है जी। और नेचर ऑफ कंपनी हमारा ये चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1, नेचर ऑफ कंपनी, ठीक है जी। अब ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर हमने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। कंपनी के बारे में, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में पढ़ा। और जो सेपरेट लीगल एंटिटी है वो आखिरकार है क्या? ये सेपरेट एंटिटी बताती है कि कंपनी, लास्ट टाइम हम ये कर चुके हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आज करने वाले हैं कि कंपनी और कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग, यानी उसके शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। भाई जब तक मैं आपको मेंबर्स और शेयर होल्डर्स का डिफरेंस ना बता दूं, आप ये मान के चलिए कि ये दोनों एक ही हैं। मैं मेंबर्स बोलूंगा, आप ये मानेंगे कि वो शेयर होल्डर भी हैं, लेकिन ये हमेशा सेम नहीं होते, ठीक है ना। हम फिलहाल ये मान के चलेंगे कि भाई ये दोनों सेम होते हैं। जहां जहां इनमें डिफरेंस बताने की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको वो डिफरेंस समय समय पर बताता रहूंगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि एक चैप्टर आ जाएगा और उस चैप्टर में इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली बताया जाएगा, लेकिन आप ये तब तक मान के चलें कि ये दोनों सेम है। तो भाई शेयर होल्डर्स ने यानी मेंबर्स ने कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है जी। लेकिन क्या हर मेंबर कंपनी को चलाता है? नहीं। ये बात तो हमने सीखी थी भाई, कंपनी को चलाने वाले, मैनेज करने वाले लोग कोई और ही होते हैं भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा हो सकता है कि इन्हीं मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में से ही कुछ लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाएं, बट हर मेंबर और हर शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो, इस कंपनी को मैनेज भी करे, ऐसा जरूरी नहीं। और कंपनी की हमने ये बात सीखी थी कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, ठीक है कि नहीं। सो कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगला पॉइंट क्या है? कंपनी क्या है? कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो ये कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपने मेंबर से, शेयर होल्डर से पूरी तरह अलग है, ठीक बात है कि नहीं। कंपनी की प्रॉपर्टी यानी एसेट्स अलग है, सेपरेट है, ये सब सेपरेट है। उसी तरह से शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी, ये भी सेपरेट है। इनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है दोस्तों। तो भाई जब एसेट्स अलग हैं तो जाहिर सी बात है लायबिलिटीज भी तो अलग होंगी, बोलो हां या ना। यानी इनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, सेपरेट लायबिलिटीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। एसेट और लायबिलिटी यानी कंपनी के एसेट अलग, कंपनी की लायबिलिटी अलग। कंपनी के एसेट को ये कोई भी मेंबर ये नहीं कह सकता भाई कि मेरे एसेट्स हैं। कंपनी की प्रॉपर्टी को कोई मेंबर ये नहीं कह सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। एंड लाइकवाइज कंपनी भी ये नहीं कह सकती भाई कि इनके प्रॉपर्टी हमारी है। गॉट इट? तो
लाइकवाइज द केस इज फॉर लायबिलिटीज। इन दोनों की लायबिलिटीज भी अलग अलग है। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी अलग, लायबिलिटी अलग, दोनों के राइट्स अलग अलग हैं। इसके अलग राइट्स हैं भाई, इनके अलग राइट्स हैं, आपस में इन दोनों का कोई लेना देना नहीं। इसकी अलग ड्यूटीज हैं और इसकी अलग ड्यूटीज हैं। ठीक है जी, इसकी अलग पावर्स हैं और अलग फंक्शंस हैं। किससे अलग हैं? अपने मेंबर्स के पावर्स और फंक्शंस से डिफरेंट हैं। क्या ये बात समझ आई या नहीं? तो दोनों के सेपरेट प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटीज यानी एसेट और लायबिलिटी, राइट्स एंड ड्यूटी, पावर्स एंड फंक्शंस, दोनों के सेपरेट हैं। यानी कंपनी ने किसी का पैसा अगर न दिया तो उसके लिए किसी मेंबर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्या ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच एक पर्दा है। ठीक है जी, कंपनी को चलाने वाले लोग कोई और हैं दोस्तों। ठीक है जी, सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या ये बात क्लियर हुई? ये बातें अगर हमें समझ में आती हैं तो हम आगे चलते हैं। फटाफट से आप इसे देखिए। और क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं। ठीक बात है कि नहीं? आइए आज हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्पोरेट वेल। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल आइए पढ़ा जाए। तो भैया वेल यानी पर्दा, वेल का मतलब पर्दा। तो इन दोनों के बीच में एक पर्दा है, वेल है, वेल। हालांकि इसके अंदर पैसा इन्होंने लगाया, फिर भी दुनिया की नजरों में भैया ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच एक पर्दा है। ठीक बात है कि नहीं? कंपनी के किए गए काम के लिए उसके मेंबर्स, इन्हीं मेंबर्स में से कुछ लोग डायरेक्टर्स भी बनेंगे। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात ठीक है कि नहीं? इन्हीं मेंबर्स में से सम मेंबर्स मे बी डायरेक्टर्स। बोलो हाँ या ना? ये बात तो हम जानते हैं कि इन्हीं लोगों में से कुछ लोग डायरेक्टर्स भी बनेंगे। बट वो काम जो भी करेंगे डायरेक्टर, ये काम जो भी करेंगे भैया, ये माना क्या जाएगा कि वो डायरेक्टर्स ने नहीं किया, मेंबर्स ने नहीं किया। वो काम किसने किया? कंपनी ने किया। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? तो आइए मैं फिर कह दूं कि यही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये कौन लोग हैं? ये मेंबर्स में से, शेयर होल्डर्स में से ही आए हैं। ठीक बात है कि नहीं? मगर सारे मेंबर्स डायरेक्टर हों, सारे लोग मैनेज करें, ऐसा भी जरूरी नहीं। क्या ये बात क्लियर हुई? इसी के बेसिस पर हम अपना काम शुरू करते हैं। आइए, कंपनी के मेंबर अलग अलग हैं। ये बात हमने सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में भी देखी थी, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग में भी देखी थी, और बच्चा एफ गुजदार वाला केस भी देखा था आपने, मिसेस गुजदार वाला केस, जहां पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वाला केस था। सेपरेट बता दिया था कि कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग, क्योंकि उन सब के बीच एक पर्दा है, वेल है। काम जो भी करेंगे मेंबर्स, माना क्या जाएगा भैया? किया कंपनी ने और कंपनी के नाम से किया गया। आइए चला जाए आगे। सो अ कंपनी इज फॉर्म्ड बाय, कॉर्पोरेट वेल पढ़ रहा हूं, मीनिंग पढ़ रहा हूं। अ कंपनी इज फॉर्म्ड बाय members and managed by the board of directors with the assistance of officers and employees. On incorporation, law gives separate legal entity to the company. कंपनी को एक separate legal entity मिल जाती है। The company's money and property belongs to the company, not to its shareholders. तो भैया जो प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, राइट सब किसके हैं? कंपनी के हैं, वो कंपनी के माने जाएंगे। एक बार मेंबर्स ने पैसा लगा दिया तो वो पैसा किसका हो गया? कंपनी का। आप जानते हो ना, कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा लेती है। मान लो कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ ₹10 ईच,
तो इसका मतलब शेयर्स इशू करने के बाद इन्हीं लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया, पैसा वो किस में आ गया, फर्म में आ गया, सॉरी इस कंपनी में आ गया। कितना रुपया आया, 10 लाख आया। ये 10 लाख एक बार कंपनी में आ गया तो ये पैसा किसका बताया था मैंने, क्या मेंबर्स का? बिल्कुल भी नहीं। किसका पैसा है ये? कंपनी का पैसा। ये बात हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, दस अ फिक्शन इज क्रिएटेड। फिक्शन यानी कल्पना है कि भैया लॉ ने कंपनी को एक अलग एंटिटी मान लिया। अ फिक्शन इज क्रिएटेड बाय लॉ बाय विच द राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शंस, प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी, ये सब क्या है, ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स। तो जो भी इस कंपनी में कोई ऑफिस संभालेगा, जैसे कि डायरेक्टर, वो किस कैटेगरी में आता है दोस्तों, ऑफिसर्स की कैटेगरी में। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? तो ये सारे के सारे कंपनी से अलग माने जाते हैं, ठीक है। और इसी फिक्शन को क्या कहा जाता है दोस्तों, वेल। अब ये वेल किसने क्रिएट किया, लॉ ने। किस कारण से आया, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के कारण आया। इसीलिए इस वेल का नाम क्या रखा गया, कॉर्पोरेट वेल। क्या नाम रखा गया इसका, कॉर्पोरेट वेल। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को दोस्तों? तो इन दोनों के बीच जो ये पर्दा है, ये पर्दा कहलाता है कॉर्पोरेट वेल। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के कारण ही ये ऐसा हुआ। कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिली और जो भी कंपनी के द्वारा काम किया जाएगा वो खुद तो नहीं कर रही भाई। क्यों? क्योंकि वो एक कौन है, वो क्या नेचुरल पर्सन है? बिल्कुल भी नहीं। काम लेकिन इसे नेचुरल पर्सन के थ्रू करना पड़ेगा। तो जो भी ये नेचुरल पर्सन काम करेंगे, प्रिज्यूम क्या किया जाएगा कि कंपनी ने ये काम किया है। ठीक बात है कि नहीं? बट फिर वही बात, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह सेपरेट है दोस्तों। यानी इस पूरे के पूरे काम का इफेक्ट क्या हुआ, इस कॉर्पोरेट वेल का इफेक्ट क्या हुआ? इस कॉर्पोरेट वेल का इफेक्ट यह हुआ दोस्तों कि कंपनी अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार है, उसके मेंबर्स को इस काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। रिलायंस वाला एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम दिया था। रिलायंस कंपनी आपके पड़ोसी का पैसा नहीं दे रही थी, आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, तो क्या आपका पड़ोसी आपको पकड़ लेगा कि लाओ जी लाओ मेरा पैसा निकालो? आप कहोगे भैया भागो यहां से, कंपनी और मैं पूरी तरह सेपरेट हैं, मेरी लायबिलिटी कंपनी की लायबिलिटी से पूरी तरह सेपरेट है। अगर तुमने पैसा कंपनी से लेना है तो कंपनी में जाओ, मेरे पास मत आओ भैया। ठीक बात है या नहीं? ओके। तो इसीलिए अगर कोई भी काम कंपनी के नाम से किया गया तो भाई उस काम के लिए केवल किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कंपनी को। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अगर इन सब लोगों की बात देखें, मेंबर्स की, डायरेक्टर्स की, एम्प्लॉइज की, ये सब एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और एजेंट के काम के लिए क्या एजेंट को जिम्मेदार ठहराते हो या उसके प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है हमेशा, ठीक है ना। तो यानी अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल, तो भैया कॉर्पोरेट वेल का इफेक्ट ये होगा, कॉर्पोरेट वेल का इफेक्ट ये होगा दैट कंपनी itself is liable for its acts and its members, directors, employees, officers, shareholders are
not liable for its acts, for the acts of company. क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो भैया कंपनी के एक्ट के लिए उसके ये शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, ये सब लोग लायबल नहीं माने जाते. आइए पढ़ लें. इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल लिखा है. द इफेक्ट ऑफ दिस कॉर्पोरेट वेल इज दैट ओनली कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स एंड डिफॉल्ट्स डन इन द नेम ऑफ कंपनी. तो भैया कंपनी के काम कंपनी खुद तो करती नहीं, हम जानते हैं. ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है. करेंगे कौन? डायरेक्टर या ऑफिसर. लेकिन उन कामों को कंपनी के नाम से अगर किया गया तो उसके लिए केवल कंपनी ही लायबल मानी जाएगी. इवन दो मेंबर्स, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज हैड एक्टेड as an agent of the company, they all are acting as agents of the company, but इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी जिम्मेदार है. तो मेरे भाई ऐसा है, फटाफट से इस कॉर्पोरेट वेल को और इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल को नोट करिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा है. एग्जाम में न जाने कितनी बार इसी क्वेश्चन को पूछा जा चुका है. अच्छी तरह से नोट करिएगा. फिर हम चलेंगे अपने अगले काम पर. ध्यान से पढ़िएगा, जल्दी नोट करिएगा. चले जी आगे. तो ये था हमारा कॉर्पोरेट वेल और उसका इफेक्ट. ठीक है जी. अगला जो हमारा काम है वो ये कहता है भाई, अगर ये बात मेंबर्स को पता लग गई, शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को ये बात पता लग गई कि भैया हम काम अगर कंपनी के नाम से कर रहे हैं तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार है. उसके लिए हमें तो कोई पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम में और कंपनी में क्या है? एक वेल है, कॉर्पोरेट वेल, एक पर्दा है. और उन सारे कामों के लिए केवल कौन लायबल है? कंपनी लायबल है. तो ऐसे दिमाग में उन्होंने पॉइंट बना लिया कि भैया हमें तो लायबल ठहराया जा ही नहीं सकता. यानी मन में आ गई चालाकी, है ना? मन में आ गई बुरी बात. और मन में आया कि भाई इस तरह से तो चलो, कोई भी इम्प्रॉपर कंडक्ट भी हमने कर दिया, कोई फ्रॉड भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या आपने कभी पपेट शो देखा है? पपेट शो, कठपुतली का नाच देखा है कभी? कुछ ऐसा होता है ना, एक बहुत बड़ा सा स्टेज है ना? और इस तरह से उसमें पर्दे लगे हुए होते हैं, ऐसा होता है ना? और
इसी तरह एक कठपुतली का नाच, पपेट शो जो है ऑर्गेनाइज किया गया। अब भाई उस पपेट शो को देखने बहुत सारे लोग आए और चीफ मिनिस्टर साहब को भी बुलाया गया था। चीफ मिनिस्टर साहब को भी आमंत्रित किया गया था, जी आ जाओ। तो जी चीफ मिनिस्टर साहब भी आ गए, उनके साथ में और भी चीफ गेस्ट बुलाए गए होंगे भाई, और उनके साथ आ गए ये बंदूकधारी। बंदूकधारी का मतलब क्या? उनके गार्ड्स, अपनी गन्स ली हुई हैं उन्होंने अपने हाथों में, डंडे लग रहे हैं, मान लो गन्स हैं भैया, और तैनात हैं बिल्कुल। किसकी रक्षा के लिए? अपने सीएम साहब की रक्षा के लिए गन्स लेकर तैयार हैं। और उधर से पता चला जी पपेट शो शुरू हुआ। और पपेट शो तो तुम्हें मालूम है कैसे होता है, ठीक है ना? कुछ इस तरह से पपेट्स बने हुए हैं, ठीक है जी। और उनके तुम जानती हो किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है। कोई ना कोई पर्सन ऊपर बैठा होता है, उसके हाथों में ही इनका कंट्रोल होता है, ठीक बात है कि नहीं? उनके थ्रेड्स इसके हाथों में होते हैं भाई, उसके हाथ पैर जैसे चलाने हैं वो सब ये पीछे डायरेक्टर बैठा है, ये काम कर रहा है। तो जी सीएम साहब आ गए और पता लगा कि ये पपेट शो शुरू हुआ। एक मेल पपेट और एक फीमेल पपेट। तो जी ये मेल और यहां एक फीमेल पपेट गाने वाने गा रहे हैं, तरह तरह से जो खेल रहे हैं, नाच हो रहा है भाई, डांस हो रहा है, म्यूजिक बज रहा है और सारे तालियां बजा रहे हैं, वाह जी वाह, क्या 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 बढ़िया, कितना बढ़िया जो है ये पपेट्स खेल दिखा रहे हैं। सबको क्या लग रहा है कि जो गाने गा रहा है वो कौन गा रहा है? पपेट गा रहे हैं। लड़ाई भी कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? पपेट कर रहे हैं। डांस भी कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? पपेट कर रहे हैं। अचानक से इस मेल पपेट ने क्या किया? सीएम साहब को गाली दे दी। अब सीएम साहब के जो है भैया गाली दे दी तो सारे हैरान, ये क्या हो गया? इस मेल पपेट ने जो है, दोनों पपेट हैं, इस मेल पपेट ने गाली दे दी। अब तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? ये जो उनके गार्ड्स हैं ये ऊपर जाएंगे और इस पपेट को खूब मारेंगे मारेंगे मारेंगे, है ना, और पकड़ के चलो भाई इसे जेल में बंद करें। ऐसा होगा? होना चाहिए कि नहीं? भाई इसने गाली दी है पपेट ने, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे जी ये कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या लग रहा था कि भाई जब तक ये पपेट डांस कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, खेल रहे थे, तब तक तो तुम यही कह रहे थे कि भाई ये सब काम पपेट्स कर रहे हैं। लेकिन इसी पपेट ने जब मिसबिहेव किया, फाउल लैंग्वेज यूज की, तो तुम कह रहे हो कि नहीं जी नहीं, इस पपेट को मारने से क्या फायदा, तो क्या करूं भाई? तुम कहोगे जी ये जो ऊपर बैठा है ना शरारती तत्व, सारा काम इसी का है, यही तो डायरेक्ट कर रहा है, पीछे से यही सारी आवाजें निकलवा रहा है, इसको पकड़ो। ये सारा मिसबिहेव
इन पपेट्स ने नहीं किया, ये तो नकली है, ये कैसे गाली दे सकते हैं? तो ये मिसबिहेव तो डायरेक्टर का है। तो भाई थोड़ी देर पहले अभी तुम कह रहे थे ये सारा डांस, सिंगिंग और प्ले जो है ये पपेट्स कर रहे हैं, अब तुम कैसे बदल गए? तो देखा दोस्तों आपने कि जब तक बिल्कुल सही तरीके से काम चल रहा था, जेन्युइन मैनर में काम चल रहा था, तब तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी। बोलो हां या ना, क्या ये बात ठीक है क्या नहीं? तो जब तक पपेट काम कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं बिल्कुल सही बातें, तब तक तुमने कहा जी हां जी ये काम पपेट कर रहे हैं। जब कुछ गलत हुआ तो बोला पपेट नहीं कर सकते जी, पर्दे के पीछे जो ये पीछे डायरेक्टर छुपा हुआ है इसको पकड़ लो, इसी ने गलत काम किया है। तो दोस्तों इस पपेट को, जो पपेट्स हैं दोनों, मान लो कि ये क्या है, ये कंपनी है। ये क्या है? कंपनी। आर्टिफिशियल, बोलो हां या ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है जी। और जब तक ये कुछ इस तरीके का ऑनेस्ट यूज कर रहे हैं, ऑनेस्ट यूज ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कैसा यूज? ऑनेस्ट यूज ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जब तक ये ऑनेस्ट यूज ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर रहे हैं, तब तक आपने कहा कि ये काम तो कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। लेकिन जैसे ही वहां मिसबिहेवियर हुआ, ठीक बात है कि नहीं, इनजेन्युइनिटी नजर आई, डिसऑनेस्टी नजर आई, इम्प्रॉपर कंडक्ट नजर आया, फ्रॉड नजर आया, तो आपने इमीडिएटली बोल दिया भैया कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो ये गलत काम नहीं कर सकती। और आपने यहां पर किसको लायबल मान लिया? आपने यहां लायबल किसे माना दोस्तों? लायबल मान लिया आपने उसके डायरेक्टर को, ऑफिसर को, या उसके एम्प्लॉई को, कि ये काम तो भैया पपेट नहीं कर सकता, ये गलत काम तो इन डायरेक्टर्स का ही है, इन्हीं को पकड़ लो और इन्हीं को इस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बोलो हां या ना। लेकिन जब तक सब कुछ सही चल रहा था, ऑनेस्ट यूज चल रहा था, तो ऐसे केस में ये क्या प्रिज्यूम किया कि ये जो एक्ट है, दिस एक्ट इज डन बाय कंपनी। यानी ऐसे केस में जहां पर इस वेल का, इस कॉर्पोरेट वेल का, इन दोनों के बीच में क्या है? पर्दा है ना। तो असल में क्या किया, जब ये गाने गा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, यही माना कि भाई ये तो काम पपेट्स का है। लेकिन जैसे ही गाली दी गई सीएम साहब को, वैसे ही ये दोनों जवान, दोनों गार्ड्स गए इस पर्दे के पीछे, उस पर्दे को फाड़ दिया, पीछे से डायरेक्टर को पकड़ लिया, बेटे ये काम तुम्हारा है, आ जाओ। यानी उस कॉर्पोरेट वेल को पियर्स कर दिया या उठा दिया, लिफ्ट कर दिया। कब लिफ्ट किया? जब उस डायरेक्टर ने, उस ऑफिसर ने इनजेन्युइन बिहेवियर या डिसऑनेस्टी दिखाई या इम्प्रॉपर कंडक्ट और फ्रॉड किया। क्या यह बात क्लियर हुई या नहीं? तो जो कॉर्पोरेट वेल है वो केवल किन केसेस में माना जाएगा, किन केसेस में कंपनी जिम्मेदार मानी जाएगी? जहां पर ऑनेस्टी से काम हो रहा है, जेन्युइनिटी से काम हो रहा है, ठीक है कि नहीं? लेकिन जहां ही मिसबिहेव किया, कुछ भी इम्प्रॉपर कंडक्ट किया, तो इस पर्दे को उठा दिया जाएगा और पीछे बैठे इस डायरेक्टर को पकड़ लिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस पपेट शो के जरिए हमने एक्चुअली कौन सा कॉन्सेप्ट सीख लिया? हमने कॉन्सेप्ट सीखा है
लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल, कि इस कॉरपोरेट वेल को कब लिफ्ट कर दिया जाएगा, कब उठा दिया जाएगा या पियर्स कर दिया जाएगा। लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल। तो भाई लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल, इस पपेट शो के जरिए आपने ये सारी चीज सीख ली मेरे दोस्तों। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? आइए हम फटाफट से अब इसके बारे में पढ़ना शुरू करें। लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल, ठीक है। एक कॉरपोरेट शेल है, उस शेल के अंदर जो है क्या किया जाता है, कहा जाता है कि भाई ये शेल जो है ये बताता है कि काम कंपनी का है, लेकिन उस शेल के अंदर कौन है? डायरेक्टर, उसके अंदर छुपे हुए। अगर गलत काम हुआ तो उस शेल को तोड़ दिया जाएगा, क्रैक करके निकाल लिया जाएगा अंदर बैठे उन शरारती तत्वों को, उन डायरेक्टर्स को जिन्होंने ये गलत काम किया है। आइए पढ़ लिया जाए। सो लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल। लिखा द ह्यूमन ingenuity, however, started using this whale, स्टार्ट कर दिया उन्होंने, of corporate personality deliberately as a cover for fraud or improper conduct. Thus it became necessary for the courts to break through or lift the corporate veil or crack the shell of corporate personality और डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी। ठीक बात है कि नहीं? उसे डिसरिगार्ड कर दिया, शेल को क्रैक कर दिया, इस पर्दे को उठा दिया या फाड़ दिया और पकड़ लिया डायरेक्टर को। तो मीनिंग क्या हुआ लिफ्टिंग और पियर्सिंग का? आइए देखें। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मींस इग्नोरिंग द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर दिया, भूल गए कि भाई कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स मेंबर्स अलग होते हैं। मान लिया भाई कि जो यहां काम किया है वो कंपनी के द्वारा किया गया काम तो है, उसके नाम से तो किया गया, मगर लायबल कौन है? डायरेक्टर। सेपरेट लीगल एंटिटी के इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिया गया। डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी एंड लुकिंग बिहाइंड द कंपनी टू आइडेंटिफाई द रियल पर्संस हु कंट्रोल द कंपनी, कि आखिरकार इस कंपनी को चला कौन रहा है, भाई उसे पकड़ो। गलत काम कंपनी नहीं कर सकती, गलत काम तो उन्हीं चलाने वाले लोगों ने किया होगा। आइए देखें। सो ओनली ऑनेस्ट यूज ऑफ वेल इज अलाउड, ऑनेस्ट यूज ऑफ वेल इज अलाउड, द एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर अलाउड टू बी एंजॉयड ओनली बाय दोज हु ऑनेस्टली यूज द वेल ऑफ द कंपनी फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द कंपनी, जो कि हमने यहां ऑनेस्ट यूज किया। और इन एक्ट के लिए कंपनी जिम्मेदार है और कंपनी ही लायबल मानी जाएगी। वेल शैल बी पियर्स्ड इन केस ऑफ डिसऑनेस्ट यूज। तो भाई जब डिसऑनेस्ट यूज हुआ तो उसको पियर्स कर दिया जाएगा। लिखा है इन केस ऑफ डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ इनकॉर्पोरेशन द लॉ कैन पियर्स और लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। यानी जब भी गलत काम किया, मिसबिहेव हुआ, इनजेन्युइटी हुई, डिसऑनेस्टी, इम्प्रॉपर कंडक्ट या फ्रॉड हुआ, तो ऐसे केस में लायबिलिटी कंपनी की ना होकर के कौन लायबल आ गए? डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉई। इस पर्दे को उठा दिया गया, ये मान लिया गया कि ये काम इसी डायरेक्टर का है। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? ये था हमारा लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट। अब इसे कब कब लिफ्ट किया जा सकता है, किन किन केसेस में इस वेल को पियर्स किया जा सकता है, लॉ ने ऐसी कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, वो हम करेंगे आपके इस टॉपिक को नोट करने के बाद। फटाफट से इसे नोट करिए, उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट पर। जल्दी से जल्दी नोट करिए प्लीज।
चलिए दोस्तों, चला जाए आगे। तो जी हमने ये सीख लिया कि लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि भाई लॉ किन किन केसेस में इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा, या क्या कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि कंपनी लॉ ने उन्हें डिफाइन किया हुआ है, बताया हुआ है कि भैया इन केसेस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। जी हां, दोनों तरह की बातें हैं। अगर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना हो तो नंबर एक, कब कब होंगे भैया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल? दो तरीके से हो सकता है। नंबर एक, एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट जब ये डिसीजन ले ले। नंबर दो, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट में भी उसके प्रोविजंस है। तो हम जो पहले हिस्सा, ये ए पार्ट और ये बी पार्ट, पहले जो हम सीखने वाले हैं वो हिस्सा सीखने वाले हैं कि कोर्ट ने कब ऐसे डिसीजंस दिए जब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया गया। तो जब डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट दिया तो भैया आज तक ऐसी बहुत सारी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो चुकी होंगी। जुडिशियल का मतलब जो जुडिशरी ने दी, यानी कोर्ट ने दी, उन्होंने जो अपनी बातें बताई, इंटरप्रेट किया, तो उन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंगली, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के अकॉर्डिंगली क्या हुआ होगा, उनके ही डिस्क्रिशन पर कंपनी और मेंबर्स के बीच के कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया गया होगा। क्या ये बात ठीक है क्या नहीं? तो सबसे पहले हम वही केसेस करने वाले हैं जहां पर कोर्ट ने इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? और इसके कई केसेस भी हैं। पहला जो नजर आता है वो नजर आता है, मैं ए पार्ट पहले कराऊंगा दोस्तों आपको, ठीक है। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट यानी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते, ऐसे कि भाई पुराने वाले को हमने बदल दिया। अगर पुराने वाले ने एस्टैब्लिश कर दिया कि यह रूल बिल्कुल सही है तो उसी को फॉलो किया जाता है। तो इंटरप्रिटेशन भी लॉ की तरह ही जो है आगे मान्य होती हैं, राइट। तो मैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, ठीक है जी। पहला हिस्सा क्या हुआ, एक पर्सन थे, उन्होंने बहुत सारी ना इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, बहुत सारा पैसा उन्होंने शेयर्स में, कंपनीज के डिबेंचर्स में, ये बहुत सारा पैसा लगाया हुआ था। और पता ये लगा कि बहुत सारा उस पर टैक्स देना पड़ता था। अब उस रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, टैक्स ना देना पड़े, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कुछ तरीका अपनाया, उस पर्सन ने जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। क्या ये बात समझ आई? तो जी नाम था उनका दिनशॉ मानिक जी पेटेट। क्या नाम था? सर दिनशॉ मानिक जी पेटेट। अब ये केस है, केस का नाम पता लगा जी, ह्यूज इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स कहां पर हैं? ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी भाई, शेयर्स में भी और डिबेंचर्स में भी। अब इन शेयर्स और डिबेंचर्स के ऊपर ह्यूज अमाउंट यहां इन्वेस्टेड है, तो भाई ह्यूज तो डिविडेंड आता होगा।
पुराने जमाने में मैंने बताया था ना, डिविडेंड भी टैक्सेबल होता था, अब डिविडेंड टैक्सेबल नहीं है। इंडियन कंपनी से रिसीव किया गया डिविडेंड अब टैक्स फ्री होता है। तो भाई इस पर इंटरेस्ट आता था, वो भी अमाउंट बहुत ज्यादा, अब टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो क्या करें? इन्होंने क्या किया, 4 प्राइवेट कंपनीज बनाई। क्या बनाई? 4 प्राइवेट कंपनीज। इन्होंने सोचा भैया ये ऐसे तो चलेगा नहीं, बहुत ज्यादा इनकम है, तो भैया ह्यूज डिविडेंड और ह्यूज इंटरेस्ट, तो भैया इनकम है ज्यादा। अब इनकम ज्यादा है तो जाहिर सी बात है टैक्स भी ज्यादा, तो अब उस टैक्स से वो बचना चाहते थे। करूं तो करूं क्या? उन्होंने क्या किया, 4 प्राइवेट कंपनीज बनाई। ठीक है जी, प्राइवेट कंपनीज बनाई और इन प्राइवेट कंपनीज के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट को बांट दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी। अब पता लगा ये जो 4 प्राइवेट कंपनीज थी, इन सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज के अंदर जब ये डिवीजन हो गया, तो भाई इन्वेस्टमेंट अगर डिवाइड होगी तो इनकम भी डिवाइड होगी। और उन्होंने इस तरीके से इस इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया, इस इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से डिवाइड किया इनमें, ताकि इनसे आने वाली इनकम जो है ना वो टैक्स फ्री रहे। कुछ इस तरीके से उन्होंने इसका डिवीजन किया। पुरानी बात है भाई। तो कंपनी नंबर 1, P1, P2, P3 और P4, जब इन्वेस्टमेंट डिवाइड हुई, इनकम भी डिवाइड हुई। अब वो इस तरीके से डिवाइड हो गई कि भाई उस पर टैक्स लगा कम, इनकम डिवाइड हो गई, और इनकम डिवाइड होने पर भैया टैक्स भी कम लगा। सवाल ये आता था या टैक्स फ्री हो गई है, यानी कहने का मतलब है उस मिनिमम टैक्स लिमिट में आ गई जिसमें टैक्स लगता ही नहीं। अब पता लगा कि इस इनकम पर टैक्स से तो बच गए, लेकिन उस इनकम को मैं कहां से यूज करूं? दिनशा मानिक जी ने सोचा कि भाई मैं इसको यूज कहां से करूं। अब उन्होंने अपनी अगली चाल चली। उन्होंने कहा भाई एक काम करता हूं, जो ये इनकम आई है ना, ये सारी की सारी इनकम लोन के रूप में, ये इन्होंने लोन के रूप में कंपनी से ले ली। यानी जो इनकम आती थी वो लोन के रूप में अपनी जेब में डाल लेते थे। कंपनी कहती थी हमने इनको लोन दिया है, और ये लोन इनको देने के बाद कभी भी वापस नहीं किए गए। दीज लोन वर नेवर रिटर्न्ड। अब पता लगा जी, कंपनी कहती है कि हमने तो जी ये लोन दिया था, अब वो डेटर हमारा पैसा वापस देता नहीं, और इसीलिए रिटर्न ना करने के केस में कंपनीज उसे क्या दिखा देती थी? बैड डेट्स। अब भैया सवाल ये आता है कि ये काठ की हांडी चूल्हे पर कितनी बार चढ़ेगी? क्या बार बार ऐसा पॉसिबल है? अब पता लग गया कि जी ये बार बार यही काम करते हैं। इनकम आती है, इनकम टैक्स लिमिट्स के अंदर अंदर है, टैक्स लगा नहीं, वो इनकम लोन के रूप में अपनी जेब में डाल लेते हैं, और बाद में वो पैसा रिटर्न नहीं करते। यानी इस इनकम पर तो इन्होंने टैक्स दिया ही नहीं। तो जब ये केस सामने आया तो दिनशा मानिक जी पेटेंट ने बोला, अरे जज साहब ये बताइए, ये मैं थोड़ी कर रहा हूं, ये तो कंपनीज कर रही हैं। जज साहब ने बोला भाई इसके पीछे तो तुम हो, ये सारा काम तो तुम ही कर रहे हो, कंपनीज को भी तुम ही संभाल रहे हो। उन्होंने कहा जी देखो जज साहब सुन लो, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स, मैं मेंबर जरूर हूं कंपनी का, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स तो अलग होते हैं। आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, और भाई हमारे बीच में तो कॉर्पोरेट वेल है। जज साहब ने कहा भैया लॉ मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी भी जानता हूं, कॉर्पोरेट वेल भी जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि भैया इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट भी किया जा सकता है, और मैं यहीं पर इसे लिफ्ट करता हूं।
और ये कहता हूं कि भैया तुम में और इस कंपनी में कोई अंतर नहीं था, तुमने केवल इन कंपनीज को अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया, इसीलिए इस सारी की सारी इनकम पर तुम्हें टैक्स देना होगा। और ये कंपनी की इनकम नहीं, ये किसकी इनकम ट्रीट की जाएगी? तुम्हारी इनकम ट्रीट की जाएगी। तो लॉ ने क्या कर दिया? कंपनी और कंपनी के मेंबर के बीच का वो कॉर्पोरेट वेल उठा दिया और कहा कि कंपनी और तुम में कोई अंतर नहीं और तुम्हें ही इस कंपनी की इनकम पर टैक्स देना होगा। यानी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी कितनी इंपॉर्टेंट है भाई। लॉ देखते वक्त, डिसीजन देते वक्त जो जजेस हैं वो पहचान सकते हैं भैया कि इस पर्टिकुलर केस में केवल और केवल कंपनी की इनकॉर्पोरेटेड उस आइडेंटिटी का अनड्यू बेनिफिट उठाया जा रहा है और ये पर्सन इनजेन्युइनिटी वाला काम कर रहा है। इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू करने के केस में तुम में और तुम्हारी कंपनी के बीच कोई अंतर नहीं रखा जाएगा। कॉर्पोरेट वे लिफ्टेड और ये हो गया हमारा पहला केस। आइए फटाफट से हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 का लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इसे कर लें। ठीक है जी। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है कि भैया आप कॉर्पोरेट वेल को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में कब कब लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं अब चलता हूं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पॉइंट पर, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो सेम आपके सामने लिखा है, ये रीडिंग करें। लिखा है द कोर्ट may ignore the separate legal entity status of a company where it is used for tax evasion, protection of tax revenue। यहां पर क्या है? टैक्स इवेजन करने की कोशिश की जा रही है। गॉट इट। उसके बाद one person was receiving huge dividend and interest income on some investment and had to pay huge tax on that. He formed 4 private companies and transferred whole of his investments to these 4 companies. The dividend and interest received by these companies were within the exemption limits of tax. Except these investments, no other business was run by these companies and had no other assets. यानी इन कंपनीज को केवल एक ही काम करने के लिए बनाया गया था भैया, यानी उनका कोई और बिजनेस भी नहीं, कोई एसेट भी नहीं। इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज से बचना चाहते हैं। मान लिया जाए इस कंपनी का कोई और अदर बिजनेस होता भी तो भी इस चीज को बड़े ध्यान से पहले चेक किया जाता कि कहीं टैक्स इवेजन के लिए काम तो नहीं किया। ठीक है ना। The income received in the form of interest and dividend was transferred to that person in the form of loan and was never returned. It was held that these companies were created only to evade taxes and therefore court ignored the separate legal entity status of the company and whole interest and dividend earned by the company was treated as income of that person. क्या ये बात समझ आई? तो दोस्तों फटाफट से आप इसे नोट करिए, मैं फिर आपको आगे लेकर चलूंगा इसके अगले पॉइंट पर, अगली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे। प्लीज नोट करिए फटाफट।
चला जाए दोस्तों आगे, कर लिया नोट? ठीक है जी। तो ये तो था हमारा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का पहला पॉइंट। ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ी सी और जगह बनाने के लिए सिर्फ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ए लिखा रहने देता हूं और नीचे वाला हिस्सा हम अपने एग्जाम्पल के लिए और अपने अगले पॉइंट के लिए यूज करेंगे। चलिए जी, अगला केस सुनिए। बहुत ही बढ़िया केस हुआ और बेहतरीन चीज, टायर कंपनीज थी, कुछ टायर कंपनीज जर्मनी में। तो भाई बड़ा तगड़ा काम था उनका, जर्मन कंपनीज थी। अब जर्मन कंपनीज जो थी उनका जर्मनी के साथ साथ, ये कहां है? जर्मनी में। ठीक है जी, यहां लिख लेते हैं। इन्होंने कहा भाई हमारा बहुत बढ़िया जो है बिजनेस इंग्लैंड से भी आता है। कहां से आता है? इंग्लैंड से भी आता है। यूरोपियन कंट्री थी। उन्होंने कहा भाई हमारा तो यहां से भी बिजनेस आता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इंग्लैंड में भी अपना काम शुरू किया जाए। तो इन कंपनी वालों ने, जर्मन कंपनी ने क्या किया, एक नई कंपनी फॉर्म की इंग्लैंड में। ठीक है जी, ये थी इंग्लिश कंपनी नंबर 1। और ये क्या करती थी? वही काम भाई, इनके द्वारा बेचे हुए टायर्स को सेल करती थी। क्या करती थी? सेल ऑफ टायर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय जर्मन कंपनी। तो भाई जो उन्होंने टायर बनाए ये उनको यहां बेचती थी। इंग्लैंड में काम चल रहा था, यानी ये क्या थी? सेलर। इन्होंने क्या किया, एक और कंपनी थी इंग्लिश कंपनी नंबर 2, इसको ना कुछ उधार दिया, यानी डेटर बन गए। किसके? डेटर ऑफ इंग्लिश कंपनी नंबर 1। और ये कौन हो गए? क्रेडिटर। किसके? क्रेडिटर ऑफ इंग्लिश कंपनी नंबर 2। अब इन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आप हमारा पैसा लौटाओ। इंग्लिश कंपनी पैसा इनका लौटा नहीं रही, इंग्लिश कंपनी नंबर 2। उसी दौरान क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। बहुत पुरानी कहानी है ये। अब हम ये सब जानते हैं भाई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जर्मन कंपनी अलग खेमे में थी और इंग्लैंड अलग, यानी एक दूसरे के दुश्मन थे भाई। ये दुश्मन देश, एलियन एनिमीज थे ये। उस लड़ाई में दोनों एक दूसरे के एलियन एनिमीज थे। अब इसी दौरान जब ये केस फाइल किया गया, इंग्लिश कंपनी ने, इंग्लिश कंपनी नंबर 1 ने 2 पर केस दायर किया कि जज साहब हमारा पैसा दिलवाइए। तो जज साहब ने कहा ठीक है भाई, अपने डायरेक्टर्स को बुलाओ। पता लगा इस कंपनी के अंदर जो इन्होंने कंपनी फॉर्म की थी, इंग्लिश कंपनी नंबर 1, इसमें एक तो सारा का सारा मनी कहां से आया था? जर्मन कंपनी से। इस कंपनी के अंदर जो भी डायरेक्टर्स थे, जितने भी डायरेक्टर्स थे, वो सारे कहां के थे? इस जर्मन कंपनी के। तो जब ये पता लगा जज साहब को, भैया ये तो एक्चुअली कंपनी पूरी की पूरी जर्मनी से चलाई जा रही है, पैसा भी वहां का, डायरेक्टर भी वहां के, बस नाम इंग्लैंड कंपनी का दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा भैया ये तो एनिमी कैरेक्टर वाली कंपनी हो गई,
हम इसे इंग्लिश कंपनी मानते ही नहीं, इसका एक्चुअल कैरेक्टर जो है जर्मन है। उन्होंने इसके कैरेक्टर का पता लगाया कि भैया ये तो चला ही कौन रहा है, सारे के सारे जर्मन लोग हैं। तो कैरेक्टर जब इसका पहचाना गया, पता लगा जी ये तो जर्मन कंपनी है एक तरह से, इसीलिए वो हमारे एलियन एनिमीज हैं। हम इसे डिटरमिन करते हैं और कहते हैं कि हमने डिटर्मिनेशन की है। डिटर्मिनेशन किस चीज की? डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर? डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर। डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी। तो पता लगा ये तो दुश्मन देश है और हम दुश्मन देश को सपोर्ट नहीं कर सकते इस वक्त, और इसीलिए इंग्लिश कंपनी का पैसा देने से जज साहब ने मना कर दिया। अब इनकी तरफ से लोगों ने कहा कि जज साहब आप ये गलत डिसीजन ले रहे हैं। आप जानते हैं कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स पूरी तरह अलग होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की, और कंपनी जो भी काम करती है कंपनी अपने डायरेक्टर्स के थ्रू ही काम करेगी, लेकिन यह माना जाएगा कि वो काम तो कंपनी ने किया। जज साहब ने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि इसे लिफ्ट भी किया जा सकता है। कब लिफ्ट किया जाएगा? अगर हमें यह पता लग गया कि भैया जिस कंपनी को हम अभी डील कर रहे हैं वो हमारे दुश्मन देश में, दुश्मन देश के लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। इसलिए हम क्या करेंगे? इस कंपनी के कैरेक्टर को पहचानेंगे, और यह नाम भले ही इंग्लिश हो लेकिन इसका काम, कैरेक्टर पूरा जर्मन है, और जर्मनी हमारा एलियन एनिमी है, इसलिए पैसा नहीं दिया जाएगा। और ये एक जबरदस्त जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की गई। केस का नाम था डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। केस का नाम क्या था? डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। तो भाई पता यह लगा कि इस केस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया गया। ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास एक दूसरा केस आ गया दोस्तों, दूसरी पोजीशन आ गई जहां पर कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पर इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया। आइए पढ़ लेते हैं इस केस को। क्या लिखा है? अ कंपनी में अज्यूम एन एनिमी कैरेक्टर व्हेन पर्सन्स इन डी फैक्टो कंट्रोल। डी फैक्टो का मतलब एक्चुअल कंट्रोल of its affairs are residents in an enemy country. Decided case law क्या है? Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company Limited. A company was formed in England for the purpose of selling tires made by a German company. This German company held almost all the shares of this new company formed in England. Moreover, all the directors of this company were German. During the First World War, the English company filed a suit against another English company for recovery of a debt. Another company was this. इस कंपनी का नाम क्या था? जिसने केस फाइल किया वो कहलाता है कौन? प्लेंटिफ, यानी डेमलर कंपनी लिमिटेड। किसने केस फाइल किया? ये इंग्लिश कंपनी नंबर 1 है। एग्जाम्पल में हमारे कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड कौन सी है? वो कंपनी जो इंग्लिश कंपनी नंबर 2 थी। So during the First World War, the English company filed a suit against another English company for recovery of a debt. Court ignored the separate legal entity of the company and held that the persons who had the ultimate control of the company were enemies, and therefore suit was set aside. उसको कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों आपने देखा कि कॉर्पोरेट वेल 2 केसेस में लिफ्ट किया गया। पहला प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के केस में, और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर। नोट करिए, फिर चलेंगे आगे।
चला जाए जी आगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट कि किस किस तरीके से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा यह बताया गया कि यहां पर आपका ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो सकता है। ठीक है कि नहीं? अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे अपने तीसरे पॉइंट पर। ठीक है जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, यानी फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए। एक एम्प्लॉई था, नाम था उसका मिस्टर हॉर्न। ठीक है जी, एम्प्लॉई था। तो आपको मालूम ही है कि जब किसी जगह आप काम करते हैं तो वहां से नो हाउ कुछ लेते ही हैं, वहां के कस्टमर्स को भी जानते हैं आप। तो जी काम ये करता था गिलफोर्ड मोटर कंपनी में, यानी ये थी उसकी एम्प्लॉयर। ठीक है जी, अब पता लगा कंपनी ने इसे बोला था जी आप हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे अगर आप हमारे यहां से गए तो। ऐसा तो होता ही है, सीधी सीधी बात है। तो हॉर्न ने इस कंपनी को छोड़ दिया। अब ये जानता था भाई मैं सारी नॉलेज तो मुझे है लेकिन इस कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट में यह बात लिखी हुई है कि मैं उसे क्या नहीं कर सकता, कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता। हॉर्न ने एक काम किया, उसने एक कंपनी फॉर्म की। ठीक है जी, और इस कंपनी का ये कंपनी के अंदर इन्वॉल्व था, डायरेक्टर भी था। अब इस कंपनी के नाम से क्या हुआ, इस कंपनी ने गिलफोर्ड मोटर के इस एम्प्लॉयर के जितने भी कस्टमर्स थे, इन सारे कस्टमर्स को इसने क्या किया, सॉलिसिट करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, तो एक कंपनी के नाम से गए और इन सारे के सारे कस्टमर से बात करनी शुरू कर दी और कहा जी आप हमारे पास आओ। गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने देखा कि भाई उसके एम्प्लॉय, इसके जो कस्टमर्स हैं वो तो जाते जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है। एनालिसिस कराया तो पता लगा कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स इस नई कंपनी के पास जा रहे हैं। तो उसने कहा भाई दाल में जरूर कुछ काला है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे के सारे एक ही कंपनी हमारा शेयर लेके जा रही है, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। पता लगाया तो देखा कि जो मिस्टर हॉर्न थे उन्हीं के पुराने एम्प्लॉई, उन्होंने ये कंपनी शुरू की हुई थी और कंपनी के नाम से वो इनको अप्रोच करते थे और वो तो जानते थे कि ये लोग जो हैं किस रेट पे इनको सामान बेच रहे हैं, ये उनको बेटर प्रोविजन लेकर चला गया और ये कस्टमर्स टूट के यहां पर आ गए। जब इसके खिलाफ केस दायर किया गया तो उसने कहा जी कंपनी काम कर रही है जी, मैं नहीं कर रहा, कंपनी और मुझ में तो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग है और मैं पूरी तरह अलग हूं, हमारे बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं। हां मेंबर तो हूं मैं, बट मेंबर के काम के लिए क्या कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, ना ही कंपनी के काम के लिए मेंबर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी को तो कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं। जज साहब ने कहा कॉर्पोरेट वेल तो बोलते हैं बेटा, लेकिन तुमने अपने फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए काम किया है, इसीलिए इस बीच जो ये कॉर्पोरेट वेल है हम उसे लिफ्ट करते हैं। तो भैया जब कोई प्रिवेंट कर रहा हो, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड का अगर कोई केस आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा। ऐसे पर्टिकुलर केस में कोई भी पर्सन अपने फ्रॉड को जो बचाने के लिए इस कंपनी को चला रहा है, ऐसे केस में वो लायबल माना जाएगा। क्या ये बात समझ आई? आइए पढ़ें इसे। लिखा है वेयर अ कंपनी इज यूज्ड फॉर कमिटिंग फ्रॉड्स और इम्प्रॉपर कंडक्ट, कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड लुक एट द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, डिसाइडेड केस लॉ।
Guilford Motor Company Limited versus Horn. An employee entered into a contract with his employer not to solicit the customers of the company after leaving the employment. After leaving the employment, he created a company and started soliciting the customers of the employer. It was held that this company was created to avoid the legal obligation arising out of the contract. Therefore, that employee and company created by him was treated as one, and thus veil between the company and that person was lifted. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार केस था. कोर्ट का ये जुडिशियल डिसीजन जल्द से जल्द नोट करिए, फिर चलेंगे आगे. चलें जी दोस्तों आगे. तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट. अब आता हूं मैं अपने चौथे केस की तरफ, फोर्थ केस. और यहां पर भी ऐसा ही हुआ. कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया. क्या लिफ्ट कर दिया? कॉर्पोरेट वेल. एक बार एक कंपनी थी. अब भैया अपने एम्प्लॉइज को बोनस तो देना पड़ता है, आप जानते हैं बात. बोनस एक्ट एप्लीकेबल है तो आपको बोनस देना पड़ेगा. अब प्रॉफिट में से ही तो बोनस जाता है. प्रॉफिट कहां से आते हैं? इन्वेस्टमेंट से आते हैं. कंपनी को बहुत ज्यादा बोनस देना पड़ रहा था. कंपनी इस बोनस से बचना चाहती थी. कंपनी ने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए. एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यहां से निकाल करके एक न्यू कंपनी फॉर्म की और उस न्यू कंपनी के अंदर ये सारी इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर कर दी. ठीक है जी. अब ये इन्वेस्टमेंट इस कंपनी की हो गई. इस कंपनी का कोई और बिजनेस था ही नहीं. नो अदर बिजनेस. अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर डिवाइड हो गई मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है, बोलो इनकम डिवाइड होगी या नहीं होगी? यस. तो भाई इन्वेस्टमेंट डिवाइड हो गई तो इसका असर क्या पड़ा? सम ऑफ इन्वेस्टमेंट. सारी नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट वहां पर इन्होंने ट्रांसफर की.
सम ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स, सम ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। अब ये जब वहां ट्रांसफर हो गई तो इस कंपनी की इनकम अब बोलो घटी या नहीं घटी? यस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक काम करते हैं, नई कंपनी बनाई, कुछ इन्वेस्टमेंट यहां ट्रांसफर कर दी, उसके बाद इसका कोई और बिजनेस था ही नहीं, और फिर क्या हुआ, इसकी इनकम पहले के मुकाबले घट गई। तो भैया जब प्रॉफिट घटे तो बोनस भी इन्होंने क्या कर दिया? घटा दिया। और इंप्लॉइज चिल्ला पड़े, वर्कमैन चिल्ला पड़े कि ये क्या बात है जी, कंपनी के तो प्रॉफिट्स हो ही रहे हैं। कहते भाई इन्वेस्टमेंट हमारी थोड़ी है, इस कंपनी की है, नई कंपनी की। हमारी होती, तुम इस कंपनी में काम कर रहे होते तभी तो तुम्हें बोनस मिलता। अब कंपनी ने, इस पुरानी कंपनी ने नई कंपनी को अगर बनाया तो क्यों बनाया भाई? उसका केवल और केवल एक ही पर्पस था कि इन लोगों को बोनस कम देना पड़े या ना देना पड़े। यानी वो इस वेलफेयर लेजिस्लेशन, यानी लेबर के वेलफेयर के लिए ही तो बनाया गया है लॉ, लेजिस्लेशन। कौन सा? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। उस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए ही तो ये काम कर रहे थे। तो लॉ ने कहा भैया ऐसा है, जहां पर हमने अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन देखा, कोई भी लेजिस्लेशन हो, सिर्फ बोनस की बात नहीं है, कोई भी ऐसा वेलफेयर लेजिस्लेशन जो एम्प्लॉइज के लिए बनाया गया है, आपने उस वेलफेयर को कम करने के लिए कोई अगर एक्शन ले लिया तो ऐसे पर्टिकुलर केस में होगा क्या? आपकी कंपनी और इस नई कंपनी में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। हम इस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर देंगे और यह मान लेंगे कि इस पुरानी कंपनी में और नई कंपनी में कोई अंतर नहीं है। और इसमें ऐसा ही हुआ। जज साहब ने कहा भैया हम तो ये मानेंगे कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों कंपनीज एक ही हैं, एक ही हैं, और इनकी इनकम को बराबर बना दो, बिल्कुल इक्वल कर लो, मिला लो। मिलाने के बाद जो नई इनकम और नया बोनस आएगा वो बोनस ही देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? केस का नाम था, वर्कमैन ने केस फाइल किया था किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ। कंपनी का नाम क्या था? एसोसिएटेड रबर कंपनी लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या था? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। और इसके खिलाफ केस किसने फाइल किया था? इसी कंपनी के वर्कमैन ने। तो जिसने केस फाइल किया उनका नाम लिख दिया, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। क्या ये बात समझ में आई मेरे दोस्तों? तो अल्टीमेटली ये बात तय हुई कि इन दोनों की इनकम को एक माना जाए और वर्कमैन को बोनस दिया जाएगा। इस नई कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर दिया गया, बीच में से पर्दा हटा दिया गया। आइए पढ़े इसे। लिखा है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। Where the courts find that there is avoidance of welfare legislation, it will be free to lift the corporate veil. Decided case law कौन सा है? Workmen of Associated Rubber Industry Limited versus Associated Rubber Industry Limited. A company was earning huge profits and thus had to pay huge bonus to its employees. It created a subsidiary company and transferred some of its investments to it so as to reduce some of the profits. तो एक कंपनी बनाई, सब्सिडरी कंपनी, जिस कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा होती है तो वो कंपनी आपकी सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है। 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में? इक्विटी शेयर में। ये हम बात करेंगे इसके बारे में आने वाले टाइम में। होल्डिंग और सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट आएगा तो इसको और अच्छी तरह से पढ़ा जाएगा। सो फिलहाल ये कि जो ये कंपनी बनाई गई सब्सिडियरी कंपनी थी, इसी में इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दी। द सब्सिडियरी कंपनी हैड नो अदर बिजनेस, कोई और बिजनेस था ही नहीं। इसका मतलब बनाई क्यों गई? इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर क्यों की गई? ताकि इसकी इनकम घटाई जा सके। इट वॉज हेल्ड दैट दिस न्यू कंपनी वॉज फॉर्म्ड
just to avoid the liability of bonus under payment of bonus act. Hence profits earned by subsidiary company were held as profits of holding company and had to give bonus on that profits also. ठीक है जी, तो वहां पर भी इनको प्रॉफिट देना पड़ा. समझ आई बात क्या नहीं? ये दोस्तों हमारा 4th पॉइंट खत्म होता है. ठीक है जी. 5वां पॉइंट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं. ठीक है जी. तो ये हमारा पॉइंट यहां तक खत्म हुआ. 5th पॉइंट को डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ मैं लिख देता हूं और समझा देता हूं. ठीक है जी. टू पनिश, किस चीज के लिए? फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? अवमानना करना. क्या करना? अवमानना, यानी उसके डिसीजन, उसके ऑर्डर को फॉलो ना करना. मान लिया जाए किसी कंपनी के खिलाफ कोई केस दायर हुआ और जज साहब ने कहा जी इस कंपनी को यह काम करना पड़ेगा. अब सवाल यह आता है कि कंपनी के ऊपर बात आई, डायरेक्टर्स ने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, और डायरेक्टर्स ने वो काम किया नहीं. बाद में उसी कंपनी के खिलाफ एक्शन हुआ. जी आपको कहा गया था, डायरेक्टर्स को बोला, आपसे कहा गया था कि आपको यह काम करना है, क्यों नहीं किया आपने? उन्होंने कहा जी हमने तो आपकी बात मानने से इंकार किया ही नहीं जी, हम तो आपकी जरूर बात मानते, लेकिन आपने तो ये बात कंपनी को बोली थी ना, कंपनी को सजा दो. कंपनी ने आपकी बात नहीं मानी. जज साहब ने कहा बेटा अच्छा हमें ही सिखा रहे हो, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है. तो डायरेक्टर्स ने बोला सर ऐसा है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी भी तो है, उसी ने तो गलत काम किया है, आप उसी को सजा दे दो, हमें तो बख्शो. तो जज साहब ने कहा अभी तुम्हारी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं. तुम्हारे बीच का जो कॉर्पोरेट वेला है इसको मैं लिफ्ट करता हूं, क्योंकि कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकती. और इसके पीछे कौन है? आप लोग डायरेक्टर्स हैं. आप ही ने कोर्ट की बात नहीं मानी, इसलिए आप ही को जो है ये पैसा देना पड़ेगा, डैमेजेस भी उन्हीं को देने पड़ेंगे. तो सेम तरीके से ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, किसी भी तरह का ये जुर्म नहीं कर सकती. अगर इसके पीछे कोई लोग हैं तो वो नेचुरल पर्सन रहे होंगे. आइए बात की जाए पॉइंट नंबर 5 की, टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. So company being an artificial person cannot disobey the orders of the court. Therefore, the persons at fault should be identified and those people will be punished. ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है और हम इसके बाद मिलेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के. जल्द से जल्द नोट करिए. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. बाय बाय.